हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। आज की क्लास में सीआरपीसी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करेंगे फ्रॉम सेक्शन नंबर 1 टू सेक्शन नंबर 484। इस क्लास में यानी इस वीडियो में आपको सीआरपीसी के फुल एमसीक्यूज मिल जाएंगे, कहीं और वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग चैप्टर ऑफ द सीआरपीसी डज नॉट अप्लाई टू द स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज? फर्स्ट ऑप्शन चैप्टर 8, सेकंड चैप्टर 9, थर्ड चैप्टर 10 एंड लास्ट चैप्टर 11। बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। करेक्ट ऑप्शन इसका चैप्टर 9 जो है वो नागालैंड और ट्राइबल एरियाज पे अप्लाई नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, रीजन फॉर नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सम ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सीआरपीसी टू द स्टेट ऑफ नागालैंड हैव बीन स्टेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन। फर्स्ट ऑप्शन स्टेट ऑफ नागालैंड वर्सेस रतन सिंह, महाराजा विक्रम किशोर ऑफ त्रिपुरा वर्सेस प्रोविंस ऑफ असम, थर्ड जरजोलियान बनाम वर्सेस मिजोरम सरकार एंड लास्ट स्टेट ऑफ नागालैंड वर्सेस चुंग। बताइए इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है। करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन नंबर ए, स्टेट ऑफ नागालैंड वर्सेस रतन सिंह। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हेन द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड केम इन फोर्स? फर्स्ट ऑप्शन 1 अप्रैल 1973, 1 अप्रैल 1974, 25 अप्रैल 1974 या लास्ट 1 मार्च 1974। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1 अप्रैल 1974। क्वेश्चन नंबर 4, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 केम इनटू फोर्स ऑन। फर्स्ट ऑप्शन 6 अप्रैल 2013, सेकंड 3 फरवरी 2013, सी 7 जनवरी 2013 एंड लास्ट 5 मार्च 2013। तो बताइए क्रिमिनल लॉ 2013 जो अमेंडमेंट एक्ट था वो कब आया था इन फोर्स? तो करेक्ट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज 3 मार्च 2013। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? फर्स्ट ऑप्शन पुलिस रिपोर्ट सेक्शन 2R से रिलेटेड है, कॉग्निजेबल ऑफेंस 2C से, बेलेबल ऑफेंस 2B या इन्वेस्टिगेशन 2H। बताइए इसका ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, बेलेबल ऑफेंस। क्वेश्चन नंबर सिक्स, who can frame the charge according to the CRPC? Court, public prosecutor, officer in charge of concerned police station या all of the above? बताइए इसमें करेक्ट ऑप्शन। इसका जो ऑप्शन है करेक्ट वो है अपना ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कोर्ट। याद रखना चार्ज हमेशा कोर्ट फ्रेम करती है, पुलिस ऑफिसर्स नहीं फ्रेम करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, सेक्शन 2D ऑफ सीआरपीसी डिफाइंस चार्ज, कॉग्निजेबल ऑफेंस, कंप्लेंट, इंक्वायरी। 2D में क्या डिफाइंड है? 2D में डिफाइंड है हमारा कंप्लेंट, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, द मोस्ट एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ कंप्लेंट इज। फर्स्ट ऑप्शन एलिगेशन ऑफ रॉन्गफुल एक्ट, सेकंड ऑप्शन एलिगेशन ऑफ अ ब्रीच ऑफ राइट, थर्ड ऑप्शन एलिगेशन ऑफ सम फिजिकल इंजरी एंड लास्ट एलिगेशन ऑफ ऑफेंस विद द व्यू टू टेक एक्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी। जब हम अपना बेयर एक्ट देखते हैं तो वहां पे भी यही वर्ड लिखा हुआ है कि हम कंप्लेन करते हैं इस इच्छा से, इस इंटेंशन से कि जो मजिस्ट्रेट है वो एक्यूज या उस पर्सन के खिलाफ अपनी कार्यवाही शुरू कर दे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, a report made by police officer in a case which discloses after investigation the commission of non-cognizable offense shall be deemed to be a first option police report, second final report, third inquest report, fourth complaint। तो बताइए क्या करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 9, करेक्ट ऑप्शन है हमारा डी, दैट इज कंप्लेंट। क्वेश्चन नंबर 10, इंक्वायरी इज कंडक्टेड बाय मजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर, सेशन कोर्ट या मजिस्ट्रेट और कोर्ट। बताइए इंक्वायरी कौन कंडक्ट करता है?
मजिस्ट्रेट ही करता है या खाली पुलिस ऑफिसर करता है, सेशन कोर्ट करता है या दोनों कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट और कोर्ट? तो करेक्ट ऑप्शन है इसमें हमारा मजिस्ट्रेट भी कर सकते हैं एंड उसके साथ साथ कोर्ट भी कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीडिंग इज जुडिशियल प्रोसीडिंग? ठीक, पहला ऑप्शन इन्वेस्टिगेशन, सेकंड इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन, थर्ड इंक्वायरी एंड ट्रायल एंड लास्ट ट्रायल एंड इन्वेस्टिगेशन। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग में क्या आएगा हमारा? इंक्वायरी एंड ट्रायल। क्वेश्चन नंबर 12, इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग्स कंडक्टेड बाय ए पुलिस ऑफिसर। फर्स्ट ऑप्शन फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस, सेकंड फॉर इंक्वायरी देन अ ट्रायल, थर्ड ट्रायल एंड लास्ट ऑल ऑफ द अबव। तो इन्वेस्टिगेशन करने का पर्पस क्या होता है? जिससे कि हम एविडेंसेस को कलेक्ट कर सकें। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी द टर्म ऑफेंसेस हैज बीन डिफाइंड? सेक्शन 40, सेक्शन 2N, सेक्शन 2M या सेक्शन 2D? तो ऑफेंस कहां पे डिफाइंड है? सेक्शन 2N में। क्वेश्चन नंबर 14, अंडर प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी पुलिस रिपोर्ट मींस report filed under section 154 clause 4, second a report forwarded by police officer to magistrate under section 173 clause 2, third report received under section 157 clause 1 and last report of proceeding maintained under section 172। तो बताइए पुलिस रिपोर्ट कहां पर अच्छे से इन चारों ऑप्शन में से कौन सा प्रोविजन सही लगता है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो पुलिस रिपोर्ट हमारा जो सेक्शन है वो सेक्शन 173 क्लोज 2 में है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट। क्वेश्चन 15, अंडर सीआरपीसी समन्स केस मींस अ केस रिलेटिंग इन एन ऑफेंस। फर्स्ट ऑप्शन imprisonment for term exceeding 2 years, second punishable with death, third imprisonment for life या last imprisonment which may extend to 2 years। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? जो हमारा समन्स केस होता है वो अप टू 2 इयर्स है और जो हमारा वारंट केस है वो 2 साल से ज्यादा के ऑफेंसेस जो आते हैं वो वारंट केसेस होते हैं और 2 साल तक के ऑफेंसेस जो है वो समन्स केस हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द टर्म विक्टिम इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2W, सेक्शन 2WA, सेक्शन 2U या लास्ट नन ऑफ द अबव। तो विक्टिम कहां पर डिफाइंड है? सेक्शन 2WA में, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। ठीक, और जो विक्टिम है ये कौन से अमेंडमेंट एक्ट से आया था? क्वेश्चन ये भी पूछते हैं जो सेक्शन 2WA है वो कौन से अमेंडमेंट एक्ट से इंसर्ट हुआ था? तो याद रखिएगा विक्टिम जो हुआ था क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2009 से हुआ था और इसकी डेट ऑफ इन्फोर्समेंट 31/12/2009। ठीक, ये याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मेनी क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स शैल बी इन अ डिस्ट्रिक्ट? 2, 3, 4, 5? बताइए। तो कितनी क्रिमिनल कोर्ट्स होती हैं डिस्ट्रिक्ट में? ऑप्शन नंबर सी दैट इज 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रिमिनल कोर्ट? पहला एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, दूसरा चिल्ड्रंस कोर्ट अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, थर्ड पंचायती अदालत। ठीक, तो इसमें एंड ये 3 ऑप्शन दे रखे हैं ABC। अब इनमें से हमें बताना है कि कौन सा है। ए ऑल ऑफ द अबव, बी ओनली सेकंड। ठीक, ये सेकंड है। ठीक, और ये थर्ड है। तो बताइए कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? इनमें से कौन सी क्रिमिनल कोर्ट नहीं है?
एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तो एक्सप्रेसली मेंशन कर रखा बेयर एक्ट में, तो ये तो क्रिमिनल कोर्ट है। चिल्ड्रंस कोर्ट अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट एंड पंचायती अदालत, ये क्रिमिनल कोर्ट नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 19, द कोर्ट ऑफ सेशन इज एस्टेब्लिश्ड बाय हाई कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नर ऑफ स्टेट। तो कोर्ट ऑफ सेशन को एस्टेब्लिश कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक। क्वेश्चन नंबर 20, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज अपॉइंटेड फॉर अ term dash at a time. First option, not exceeding 1 year. Second, not exceeding 2 year. Third, not exceeding 5 year. And last, not exceeding 7 year. तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नॉट एक्सीडिंग 1 year. क्वेश्चन नंबर 21, द लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, हाई कोर्ट, सीजेएम एंड लास्ट बोथ ए एंड सी। जो आपका क्वेश्चन नंबर 21 है ना, ये एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। अब कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जब ये क्वेश्चन पूछते हैं कोई कोई स्टेट बोलता है कि सिर्फ और सिर्फ हमारी स्टेट आई मीन सिर्फ और सिर्फ सीजेएम के पास ये पावर है, यानी उन पे सुपरिटेंडेंस रखने का, कंट्रोल रखने का। ठीक। कोई कोई स्टेट बोलती है कि सीजेएम के साथ साथ हाई कोर्ट के पास भी पावर है, क्योंकि जो हमारा सेक्शन है उसमें लिखा है सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक। सीजेएम हैज द पावर टू फॉर सब्जेक्ट टू द लोकल जुरिस्डिक्शन। ठीक। तो अगर हम बेयर एक्ट की देखें तो बेयर एक्ट के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर बी और सी सही है, क्योंकि सब्जेक्ट टू दी हाई कोर्ट लिखा, यानी हाई कोर्ट के पास भी पावर है कि वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के लोकल जुरिस्डिक्शन क्या होगा क्या नहीं होगा वो डिसाइड करने की पावर हाई कोर्ट के पास भी है और सीजीएम के पास भी है। तो इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर डी आप सही करके आना। जो करेक्ट आंसर है इसका वो हाई कोर्ट भी है और सीजीएम भी है। ठीक। तो इस वजह से इसका 21 का क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सीजीएम एंड हाई कोर्ट बोथ। क्वेश्चन नंबर 22, द प्रोविजंस ऑफ जनरल कंट्रोल with reference to judicial magistrate is dealt by first section 13, second section 14C, third section 15 and last section 12. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सेक्शन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 23, पब्लिक प्रोसिक्यूटर मे बी अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, बाय हाई कोर्ट, बाय पब्लिक सर्विस कमीशन या बाय सेक्रेटरी लॉ। बताए पीपी कौन अपॉइंट करता है? पीपी अपॉइंट करते हैं हमारे स्टेट गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 24, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट। ठीक। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पॉइंट है पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रेजेंट and plead with written authority before any court. Third point है both public prosecutor and assistant public prosecutor are appointed for conducting prosecution in court of magistrates and court of session. ठीक। तो हमें तीनों पॉइंट्स को देखते हुए हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है इनमें से कि ऑप्शन नंबर 1, 2, ए बी सी डी कौन सा करेक्ट है, बताएं। ऑप्शन ए करेक्ट है या ऑप्शन बी करेक्ट है? कौन सा करेक्ट है? बताएं। इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज यानी कि हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है सिर्फ और सिर्फ वो ही सही है। क्यों? क्योंकि जो सेकंड पॉइंट में लिखा है उसमें लिखा है रिटन अथॉरिटी। अब इनको रिटन अथॉरिटी की तो जरूरत नहीं पड़ती। ठीक। और सेकंड में क्या लिखा है? बोथ पीपी एंड असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर आर अपॉइंटेड फॉर कंडक्टिंग प्रोसिक्यूशन और इन द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट्स। कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट्स में तो सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट होते हैं। पीपी कहाँ के लिए होते हैं? पीपी थोड़ी ना होते हैं। सेक्शन 25 स्पेसिफिकली मना करता है। ठीक। तो इस वजह से हमारा ये ऑप्शन भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ, फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 25,
अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC अ स्पेशल PP should have at least 10 years of experience as an advocate? ये कहाँ पे बताया गया, कौन सा सेक्शन बताया गया? सेक्शन 24 क्लॉज 3, सेक्शन 24 क्लॉज 7, सेक्शन 24 क्लॉज 8 या सेक्शन नंबर 25? तो स्पेशल पीपी के बारे में कौन से सेक्शन के क्लॉज में बताया गया है? वो बताया गया हमारा सेक्शन 24 क्लॉज 8। सेक्शन नंबर 26, who can appoint a police officer as an assistant public prosecutor for courts of magistrates? पहला ऑप्शन सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, दूसरा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, तीसरा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड लास्ट हाई कोर्ट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उनको एज असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करने के पावर किसके पास है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास। और क्या जो सब इंस्पेक्टर है क्या वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकता है? तो आंसर है नो। क्यों? क्योंकि वहां पे लिखा है या तो इंस्पेक्टर होना चाहिए या वो पुलिस ऑफिसर होना चाहिए जिसने इन्वेस्टिगेशन में पार्ट नहीं लिया। ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 27, अंडर सेक्शन 27 of CRPC the age of juvenile is section age of juvenile is 16 years, 18 years, 12 years या none of the above? तो बताइए इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 16 इयर्स। क्वेश्चन नंबर 28, ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ पास बाय असिस्टेंट सेशन जज, ऑप्शन ए, इज सब्जेक्ट टू द कंफर्मेशन बाय द हाई कोर्ट। Second option is beyond his power. Third option is not subject to the confirmation of High Court. And last, can be passed without hearing the parties. तो बताइए क्वेश्चन नंबर 20 बी का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बियॉन्ड हिज पावर। क्यों? क्योंकि क्या असिस्टेंट सेशन जज लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट दे सकता है? नहीं। कहां तक दे सकता है? वो सिर्फ दे सकता है 10 इयर्स की पनिशमेंट। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 29, मैक्सिमम सेंटेंसेस ऑफ फाइन द CJM कैन इम्पोज 25,000, 50,000, 10,000 या नो लिमिट? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बैक में कहीं भी मेंशन नहीं कर रखा कि CJM कितने अमाउंट तक का पनिशमेंट फाइन दे सकता है, तो इस वजह से क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नो लिमिट। क्वेश्चन नंबर 30, imprisonment in default of payment of fine can be awarded. पहला ऑप्शन, to run concurrently with substantive sentence imposed in addition to the substantive sentence imposed. Third, court can condone it. And last, none of the above. तो सर करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इन एडिशन टू द सब्सटेंटिव सेंटेंस इम्पोज्ड। क्वेश्चन नंबर 31, पार्ट्स ऑफ सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस आर डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 161, सेक्शन 154, सेक्शन 36 या सेक्शन 32? ये कौन से सेक्शन में बता रखा है? अरे काफी बार पूछा क्वेश्चन है, तो ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सेक्शन नंबर 36। Question 32. A police officer has reasonable suspicion that K is involved in a murder case. He may, first option, inform the superintendent of police. Second, inform the magistrate of that area. Third, arrest K without warrant. And last, obtain warrant from the magistrate. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जब उसको सस्पिशन है कि के ने मर्डर किया है तो सीधा जाके उसको अरेस्ट करेगा, वो भी विदाउट वारंट, क्योंकि क्या है ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 33, प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट इज प्रोवाइडेड इन विच सेक्शन ऑफ CRPC? 41B, 41A, 41D या 41C? 41A में प्रोसीजर दे रखा है, ठीक। 41B में सॉरी प्रोसीजर दे रखा है। 41A में क्या है?
नोटिस देते हैं कि अगर आपको हम अरेस्ट नहीं कर रहे हैं तो आपको नोटिस भेजा जाएगा, आप टाइम टू टाइम पुलिस स्टेशन में आके अपनी हाजिरी दें। 41D में क्या है कि जो एक्यूज्ड है उसको, जो प्लीडर है, एडवोकेट है, उसकी सहायता मिल सकती है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, नॉट थ्रू आउट इन्वेस्टिगेशन, ये याद रखना वर्ड। और 41C में क्या है, कंट्रोल रूम। ठीक, कहाँ बने कंट्रोल रूम, स्टेट में और हर डिस्ट्रिक्ट में, तो याद रखना स्टेट प्लस डिस्ट्रिक्ट में कंट्रोल रूम बनेगा। तो 33 का करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34, सेक्शन 41B was inserted in CRPC by the Criminal Procedure Amendment Act in which of the following year? 2008, 2010, 2005 या none of the above? बताएं। इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा नन ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि जो सेक्शन हमारे 41 से लेकर 41A से लेकर 41D तक है, ये सारे के सारे 2009 में इंसर्ट हुए थे। तो 2009 तो कहीं भी ऑप्शन में है नहीं, तो इस वजह से नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 35, विच स्टेटमेंट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट? पहला, पुलिस कैन अरेस्ट पर्सन ओनली विद वारंट। दूसरा, पुलिस कैन अरेस्ट पर्सन ओनली विद ऑर्डर फ्रॉम मजिस्ट्रेट। थर्ड, in special circumstances private person can arrest other private person, and last, no magistrate can arrest an offender। ये ऑप्शन और है, member of armed forces can be arrested by police in all circumstances। बताइए करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या होगा? मोस्ट एप्रोप्रिएट और जो करेक्ट इसमें है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, कि स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में प्राइवेट पर्सन भी किसी दूसरे प्राइवेट पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 36, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? याद रखना यहाँ पे क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, एक नेगेटिव क्वेश्चन है। ठीक। मजिस्ट्रेट में अरेस्ट अ पर्सन, सेकंड प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट अ पर्सन, थर्ड पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट अ पर्सन, या लास्ट नन ऑफ द अबव? तो ऑप्शन हमारा इसमें जो करेक्ट है वो है नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 37, which one of the following section of CRPC prohibits a male police officer from touching the person of a woman while making her arrest? ठीक, proviso to section 41 clause 1, proviso to section 41 clause 2, proviso to section 46 clause 1, या लास्ट none of the above? इसके ऑप्शन ऐसे थे कि इजी पड़ गया, क्योंकि 41 में तो कुछ है ही नहीं ऐसा, है ना, नन ऑफ द अबव ये भी नहीं होगा। 46 क्लॉज 1 में इस बारे में मेंशन किया, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 38, अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी एक्यूज्ड ऑफ रेप में बी एग्जामिन्ड बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर? सेक्शन 53A, सेक्शन 54A, सेक्शन 55A या सेक्शन 60A? तो याद रखना 53A में जो रेप एक्यूज्ड होता है उसका एग्जामिनेशन की बात करी गई है। Question 39, a rape accused may be sent for medical examination outside the radius of 16 kilometers of the place of occurrence at the request of, first option victim, second father, mother or next of kin of a minor victim, third assistant prosecution officer or public prosecutor, and last है हमारा पुलिस ऑफिसर। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या होगा हमारा? करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज पुलिस ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 40, which one of the following sections of CRPC provides identification of arrested person? ठीक, सेक्शन 54, सेक्शन 54A, सेक्शन 55A या सेक्शन 60A? तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन ये कौन से सेक्शन में बताया गया है? ये बताया गया है 54A, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। और एविडेंस में कहां पर है? जिसको बताया कमेंट जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 41, if person identifying the person arrested is mentally and physically disabled, who will supervise the process of identification under CRPC? फर्स्ट ऑप्शन है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, सेकंड है जुडिशियल मजिस्ट्रेट, थर्ड है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एंड लास्ट है CJM।
तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जुडिशियल मजिस्ट्रेट। क्वेश्चन 42, which of the following section of CRPC has not been inserted by Criminal Law Amendment Act 2013? First option section 198B, second 357B, third 357C, and last 55A. बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन है जो 2013 क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट से इंसर्ट नहीं हुआ, वो हुआ हमारा सेक्शन 55A। यानी ये इंसर्ट नहीं हुआ, ये पहले इंसर्ट था। ये कौन से ईयर में इंसर्ट हुआ है? ये हुआ है 2009 में, ठीक है, और बाकी के ये 2013 में इंसर्ट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 43, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ CRPC it is mandatory for the officer to produce the person arrested before magistrate within 24 hours of arrest? ऑप्शन हमारा पहला सेक्शन 57, सेक्शन 68, सेक्शन 79 या सेक्शन 90? बताइए कहां पे मेंशन किया गया है? ये किया गया हमारा सेक्शन नंबर 57 में। क्वेश्चन नंबर 44, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन शैल रिपोर्ट द केसेस ऑफ ऑल पर्संस अरेस्टेड विदाउट वारंट टू फर्स्ट ऑप्शन CJM, सेकंड डिस्ट्रिक्ट जज, थर्ड स्टेट गवर्नमेंट एंड लास्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। बताइए करेक्ट ऑप्शन। तो ऑफिसर इंचार्ज जो हैं पुलिस स्टेशन के, उन्होंने जिन जिन व्यक्तियों को विदाउट वारंट अब तक अरेस्ट किया है उसकी एक रिपोर्ट वो किसको सबमिट करेंगे? वो सबमिट करेंगे हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, ठीक। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 45, हु मे सर्व समन्स अंडर CRPC? पहला पुलिस ऑफिसर, दूसरा ऑफिसर ऑफ कोर्ट, तीसरा पब्लिक सर्वेंट एंड लास्ट एनी ऑफ दीज। बताइए क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट ऑप्शन क्या है? कौन सर्व कर सकता है समन? पुलिस ऑफिसर भी कर सकता है, ऑफिसर ऑफ कोर्ट भी, पब्लिक सर्वेंट भी, और इस वजह से ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन 46, अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC लॉ ऑफ सर्विस ऑफ समन ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 66, सेक्शन 64, सेक्शन 67 या सेक्शन 63? बताइए कौन सा सेक्शन है? सेक्शन नंबर 66, ठीक। क्वेश्चन 47, हाउ लॉन्ग अ वारंट ऑफ अरेस्ट शैल रिमेन इन फोर्स? 6 years, 10 years, 12 years या लास्ट अंटिल एग्जीक्यूटेड और कैंसिल्ड? कि जो अरेस्ट वारंट मजिस्ट्रेट ने इशू करा है वो कब तक इनफोर्स रहेगा? या तो जब तक वो एग्जीक्यूट ना हो जाए या जब तक मजिस्ट्रेट उसको खुद ही कैंसिल ना कर दे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट। क्वेश्चन 48, पीरियड ऑफ अपीयरेंस फॉर प्रोक्लेमेशन इशूड अंडर सेक्शन 82 ऑफ CRPC इज नॉट लेस देन फर्स्ट ऑप्शन 15 days, 30 days, 60 days या 90 days? तो करेक्ट ऑप्शन इसमें है हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 30 days। क्वेश्चन नंबर 49, साइमल्टेनियस इशू ऑफ वारंट एंड प्रोक्लेमेशन अंडर CRPC इज, ठीक। क्या आपने वारंट भी और प्रोक्लेमेशन एक साथ इशू कर दिए? तो ये जो प्रोसीजर है ये क्या है? पहला ऑप्शन लीगल, दूसरा इलीगल, तीसरा डिपेंड्स एंड लास्ट नन ऑफ द अबव। तो पहली बात, आप वारंट और प्रोक्लेमेशन को इकट्ठा इशू नहीं कर सकते हो, और इस वजह से ये जो प्रोसीजर आपने फॉलो किया है वो इलीगल प्रोसीजर हो जाएगा, ठीक। आप प्रोक्लेमेशन के साथ, अगर किसी मजिस्ट्रेट ने प्रोक्लेमेशन किया है तो आप प्रोक्लेमेशन के साथ अटैचमेंट का ऑर्डर दे सकते हैं, ये एक लीगल ऑर्डर है। बट प्रोक्लेमेशन और वारंट इकट्ठा दे रहे हो वो आपका इलीगल ऑर्डर माना जाएगा। सेक्शन नंबर 50 और क्वेश्चन 50, सेक्शन 85 ऑफ CRPC डजंट कवर
विद रिस्पेक्ट टू अटैच्ड प्रॉपर्टी। ठीक, यानी 85 वाले सेक्शन में ही ये जो चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा नहीं है? पहला रिलीज, दूसरा सेल, तीसरा रिस्टोरेशन एंड फोर्थ रीसेल। तो 85 में हमारा रीसेल के बारे में तो कोई बात नहीं करी गई, तो इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 51 क्वेश्चन, हु कैन इशू अ सर्च वारंट टू सर्च अ पोस्ट ऑफिस? पहला ऑप्शन डीएम, दूसरा सिविल कोर्ट, तीसरा रेवेन्यू कोर्ट एंड लास्ट हाई कोर्ट। तो करेक्ट ऑप्शन है इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। Question 52. A declaration of forfeiture under section 95 of CRPC can be set aside by? पहला ऑप्शन मजिस्ट्रेट इशूइंग सर्च वारंट, दूसरा सीजीएम, तीसरा सेशन जज एंड लास्ट हाई कोर्ट। बताएं। तो कौन फॉरफीट कर सकता है, सेट असाइड कर सकता है? जो फॉरफीचर का ऑर्डर पास किया था वो कर सकते हैं हमारे हाई कोर्ट। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53. What is the maximum period for which security for keeping the peace of conviction can be ordered? 1 year, 18 months, 3 year या 5 year? तो मैक्सिमम कितने टाइम तक के लिए आप बॉन्ड साइन करा सकते हो, एग्जीक्यूट करा सकते हो, वो मैक्सिमम है 3 years। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54. Not competent to order security for keeping the peace on conviction? सेशन जज, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या ऑल ऑफ द अबव आर कॉम्पिटेंट? जो हमारा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वो गुड बिहेवियर के लिए बॉन्ड साइन करा सकता है, बट जो हमारे सेशन जज और जुडिशियल मजिस्ट्रेट है ये कीपिंग द पीस के लिए बॉन्ड साइन कराते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा है? नॉट कॉम्पिटेंट। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 55. Who has the power to require security for good behavior from suspected person? Judicial magistrate first class, executive magistrate, district judge या superintendent of police? तो यहाँ पे क्या पूछा है? गुड बिहेवियर। तो गुड बिहेवियर अभी मैंने बताया था एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कर सकता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 56. Imprisonment for failure to give security for keeping the peace shall be rigorous, simple? क्वेश्चन नंबर 56 है, imprisonment for failure to give security for keeping the peace shall be फर्स्ट ऑप्शन rigorous, सेकंड simple, थर्ड simple और rigorous एंड लास्ट none of the above। तो बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सिंपल, क्योंकि कीपिंग द पीस पूछा है। ठीक, याद रखना एक, जो हमारा सेक्शन 107 है एंड 108 इसमें आएगी सिंपल इम्प्रिजनमेंट, और जो सेक्शन नंबर 109 प्लस 1010 जो है इसमें सिंपल इम्प्रिजनमेंट और उसके साथ साथ रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट भी आ सकती है, और वर्ड है बीच में। ठीक, तो 107 108 सिंपल इम्प्रिजनमेंट रहेगा और 109 और 110 सिंपल या रिग्रेस हो सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 57. Who amongst the following is not entitled for maintenance under section 125 CRPC? First option illegitimate minor child, second divorced wife, third father and last uterine brother। तो बताइए करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या होगा? 125 में मेंटेनेंस के लिए कौन एंटाइटल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, दैट इज यूट्रिन ब्रदर एंटाइटल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58. Before which of the following courts matters relating to the maintenance under section 125 CRPC would be filed? पहला ऑप्शन कोर्ट ऑफ सेशन, सेकंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, थर्ड जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास एंड लास्ट फैमिली कोर्ट। बताइए क्वेश्चन नंबर 58 का करेक्ट ऑप्शन। इसका करेक्ट ऑप्शन है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 59.
where the husband has obtained a decree of divorce under the against the wife on the ground of desertion under section 125. पहला ऑप्शन is it is no bar for the wife to claim maintenance against the husband. Second, it is bar for the wife to claim maintenance against the husband. Third, it may be a bar for the wife to claim maintenance against the husband. And last, either A or C. बताइए क्वेश्चन नंबर 59 का करेक्ट ऑप्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 60, in which of the following cases a wife is not entitled to maintenance? पहला, if she is living in adultery. Second, if without sufficient reason refuses to live with her husband. Third, if parties are living separately by mutual consent. And last, all of the above. तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। क्वेश्चन 61, हु मे कमांड एनी अनलॉफुल असेंबली टू डिस्पर्स? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, या लास्ट इधर ए और सी? बताए। तो जो ऑप्शन नंबर डी है ये हमारा करेक्ट है, इधर ए यानी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ऑर्डर दे सकते हैं किसी भी अनलॉफुल असेंबली को टू डिस्पर्स ऑफ। क्वेश्चन 62, ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट may prevent environmental pollution under which provision of CRPC? सेक्शन 151, सेक्शन 133, सेक्शन 104 या सेक्शन 145? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेक्शन 133। क्वेश्चन नंबर 63, हु इज एम्पावर्ड इन रिमूव न्यूसेंस अंडर सेक्शन 133 CRPC? पहला, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। सेकंड, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। थर्ड, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। एंड लास्ट, नन ऑफ द अबव। बताएं। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ साथ हमारे एसडीएम भी हो सकते हैं और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी हो सकते हैं। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। Question number 64, for the application of section 133 where there should be no inconvenience or encroachment, पहला on public, दूसरा on public place, तीसरा private place और public place, तीसरा है सॉरी प्राइवेट प्लेस और प्राइवेट पर्सन, लास्ट अपॉन ऑल ऑफ द अबव। बताएं 64 का करेक्ट ऑप्शन। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारा पब्लिक प्लेस। क्वेश्चन नंबर 65, under which section of CRPC a magistrate may direct local investigation? सेक्शन 133, सेक्शन 145, सेक्शन 147 या सेक्शन 139? बताएं क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सेक्शन नंबर 139। क्वेश्चन नंबर 66, अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस और एप्रीहेंडेड डेंजर फॉल्स अंडर सेक्शन 146, सेक्शन 144, सेक्शन 142 या सेक्शन 140? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा सेक्शन 144 यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैलिडिटी ऑफ एन ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी इज 3 months, 4 months, 2 months या 5 months? बताएं। इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? 3 months होगा, 4 months होगा, 2 months होगा या 5 months होगा? करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 68, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी हैज बीन हेल्ड कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड बाय द सुप्रीम कोर्ट? ठीक, तो इन 4 केसेस में किस केस में ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड किया गया था? बताएं 68 का।
तो केस का नाम है, जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मधु लिमाय वर्सेस एसडीएम। क्वेश्चन नंबर 69, order under section 145 CRPC may be given in relation to any property. Second, any land or water which includes crops or produce of land and profits. Third, for any dispute which is likely to breach the peace. And last, only a dispute related to movable property. बताए क्या ऑप्शन होगा? कि जो सेक्शन 145 में जो ऑर्डर पास होता है वो किस चीज से रिलेटेड होगा? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा एनी लैंड और वाटर विच इंक्लूड्स क्रॉप्स एंड प्रोड्यूस ऑफ लैंड एंड प्रॉफिट्स। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70, अंडर विच प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी कैन अ पार्टी अप्रोच एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एंड pray for dropping of the proceedings initiated under section 145 CRPC? पहला सेक्शन 145 क्लॉज 2, 146 क्लॉज 1, 148 या 145 क्लॉज 5? तो सर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बताइए? तो करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सेक्शन 145 क्लॉज 5 में कोई भी पर्सन अप्रोच कर सकता है कि हमारे बीच में कोई भी विवाद नहीं है, जो प्रोसीडिंग्स आपने स्टार्ट करी है आप उसको बंद कर दीजिए। Next question, in which of the following section of CRPC police officer has power to arrest in a cognizable offense? पहला 149, दूसरा 150, तीसरा 151 एंड लास्ट 152। करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सेक्शन 151। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी पुलिस में अरेस्ट टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस? 145, 133, 151 and last 146। इसका भी करेक्ट ऑप्शन है 151। क्वेश्चन नंबर 73, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी गिव्स स्टैट्यूटरी डेफिनेशन ऑफ एफआईआर? यानी एफआईआर कहां पे परिभाषित है, कहां पे डेफिनेशन दी गई है? पहला ऑप्शन 154, दूसरा 155, तीसरा 156 एंड लास्ट नॉट डिफाइंड। तो जो हमारी एफआईआर की डेफिनेशन है वो कहीं पे भी डिफाइन नहीं करी गई। गलती से 154 मत टिक कर देना, 154 में कहीं पे भी एफआईआर की डेफिनेशन नहीं बताई गई है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 74, अंडर सीआरपीसी हु शैल रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन ऑफ रेप बीइंग गिवन बाय ए रेप विक्टिम? ठीक। पहला ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, दूसरा डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, थर्ड ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसआई, लास्ट वुमेन पुलिस ऑफिसर और एनी वुमेन ऑफिसर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसमें? जो इंफॉर्मेशन दी जाएगी वो वुमेन पुलिस ऑफिसर या एनी वुमेन ऑफिसर को दी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। 75 क्वेश्चन, FIR is not a substantive evidence. It can be used during trial for the following. पहला, only to corroborate the evidence of the informant, only to contradict the evidence, C both A and B, and last either A or B। तो बताए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन है इसमें बोथ A and B, यानी कि हम उसको कॉन्ट्राडिक्ट भी कर सकते हैं और कोरोबरेट भी कर सकते हैं FIR के बेसिस पे। In which of the following case it was held that the function of the police and judiciary is complementary to each other? ठीक। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है बताएं? तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज किंग एम्परर वर्सेस ख्वाजा नजीर अहमद। क्वेश्चन नंबर 77, in which of the following cases the Supreme Court held that FIR was not substantive evidence? पहला ऑप्शन अनिल कुमार वर्सेस
VBS नीलकांता, सेकंड विवेता गाजरा वर्सेस स्टेट, थर्ड यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एक कुमार, एंड सी लास्ट सी मागेश वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें बताएं? ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट था। क्वेश्चन 78, ए कंप्लेंट बिकम्स FIR when it is sent to police for investigation under section 156 clause 3 of CRPC. Second, when same is presented before court for registration. Third, when statement of complaint is recorded by court under section 200. And last, when statement of witnesses produced by complainant are recorded under section 202. तो एक बार आप क्वेश्चन ध्यान से एक बार देख लीजिए कि कंप्लेंट FIR में कब कन्वर्ट हो जाती है। पहला ऑप्शन, जब रिपोर्ट भेजी जाए 156 क्लोज 3 में जो मजिस्ट्रेट कहता है। दूसरा है व्हेन सेम इज प्रेजेंटेड बिफोर कोर्ट। तीसरा, कंप्लेंट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 200। एंड तीसरा लास्ट है हमारा जो विटनेसेस स्टेटमेंट्स हैं वो सेक्शन 202 में रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो बताए कंप्लेंट कब FIR हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पे दे रखा है वो करेक्ट है कि जब व्हेन इट इज सेंट टू पुलिस ऑफिसर फॉर इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 156 क्लोज 3। ठीक, तो जब ऑर्डर दिया जाएगा पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देगी, तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने से पहले FIR लॉन्च करनी पड़ेगी, तो इसलिए कंप्लेंट FIR में कन्वर्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 79, द पावर टू डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 156 क्लोज 3 of CRPC can be exercised by magistrate, session judge, both A and B, and last either A or B. तो 156 क्लॉज 3 में जो पावर जो ऑर्डर दिया जाता है वो कौन देता है? मजिस्ट्रेट, सेशन जज, दोनों दे सकते हैं या दोनों में से कोई भी दे सकता है। तो याद रखना 156(3) की जो एप्लीकेशन लगती है वो सिर्फ और सिर्फ मजिस्ट्रेट के सामने लगती है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 80, मजिस्ट्रेट कैन नॉट ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन बाय CBI, इट वाज हेल्ड इन विच केस? ये 4 केसेस हैं, बताएं कौन से केस में बोला गया कि मजिस्ट्रेट CBI को ऑर्डर नहीं दे सकते कि आप इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करें। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें है हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज CBI वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। Question 81. In which section of CRPC it is provided that a male child below the age of 15 years cannot be called at police station? 160 clause 1, 161 clause 2, 160 clause 2 या 163? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा सेक्शन 160 क्लॉज 1, दैट इज ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 82, any statement made by person to police officer under section 162 CRPC in the course of investigation. पहला, must be signed by the person making it. Second, may not be signed by the person making it. Third, must be signed by 2 witnesses. And last, may be signed by person making the statement or witnesses. ये तो सिंपल सा है। Second option, that is may not be signed by person making it. Question 83, who may record any confession or statement made to him in the course of investigation? पहला ऑप्शन है any senior police officer, दूसरा judicial magistrate having jurisdiction, third executive magistrate, and last any judicial magistrate. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है any judicial magistrate, चाहे इनका jurisdiction हो या ना हो। ठीक, ऐसे ही एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने भी हम कर सकते हैं। तो याद रखना, जुडिशियल मजिस्ट्रेट चाहे जुरिडिक्शन हो या ना हो, ऐसे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट चाहे जुरिडिक्शन हो या ना हो। क्वेश्चन नंबर 84, टू रिकॉर्ड कन्फेशन अंडर सेक्शन 164 CRPC, द पर्सन मस्ट बी produced by the police before the magistrate. Second, the person himself may appear before the magistrate. Third, the statement
can be recorded with the permission of the magistrate, and last all of the answers are correct. तो बताएं, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए। ये ध्यान रखना, जब भी कन्फेशन रिकॉर्ड होता है तो जिस व्यक्ति को कन्फेशन रिकॉर्ड करवाना, जिस व्यक्ति का कन्फेशन रिकॉर्ड कराना है, उसको पुलिस लेकर ही आएगी मजिस्ट्रेट के सामने। ऐसा नहीं है कि वो खुद जाके चला जाएगा, उसको पुलिस ही लेकर आएगी, तभी उसका कन्फेशन रिकॉर्ड होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 85, द सेक्शन डीलिंग विद द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द विक्टिम ऑफ रेप एज प्रोवाइडेड by the CRPC Amendment Act 2005 is, पहला ऑप्शन 164A, सेकंड 166A, 166B एंड लास्ट 53A। बताए क्या ऑप्शन इसमें सही है? तो जो हमारा सेक्शन 164A है, ये इस वाले प्रोविजन की बात करता है कि जो भी रेप विक्टिम है उसका एग्जामिनेशन इस सेक्शन में होएगा। ठीक। Question 86, medical examination of the victim of rape is valid only when it is done। ठीक, कि जो रेप विक्टिम का जो एग्जामिनेशन हो रहा है वो बिल्कुल वैलिड तब माना जाएगा जब, पहला ऑप्शन विद द कंसेंट ऑफ सच वुमेन और अ पर्सन कॉम्पिटेंट टू गिव सच कंसेंट ऑन हर बिहाफ, सेकंड व्हेन शी एक्सप्रेसली कंसेंट्स टू बी एग्जामिन्ड, थर्ड विद द परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट कंसर्न, एंड लास्ट by the CJM of government, sorry, by the chief medical officer of a government hospital। ठीक, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो भी आप रेप विक्टिम का एग्जामिनेशन करते हैं तो वो जो एग्जामिनेशन है वो तब सही माना जाएगा जब या तो आप वुमेन की कंसेंट ले रहे हो या जो उस वुमेन को लेके आया है और उसके बिहाफ पे कंसेंट दे सकता है वो कंसेंट दे रहा हो, सेकंड कि उस वुमेन का जिसका एग्जामिनेशन हो रहा है उसने एक्सप्रेसली कंसेंट कर लिया है, तीसरा मजिस्ट्रेट की परमिशन चाहिए, या चौथा जो लास्ट ऑप्शन था चीफ मेडिकल ऑफिसर की परमिशन चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन बताइए इसमें से कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन नंबर ए, दैट इज विद द कंसेंट ऑफ द वुमेन और अ पर्सन हु गिव कंसेंट ऑन हर बिहाफ। ठीक। क्वेश्चन नंबर 87, विच प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी नॉट एडेड बाय क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013? पहला 356 क्लोज, सॉरी 356 356C, 198B, 357B या 166A। बताएं। तो करेक्ट ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर डी, 166A CRPC। Next question, under section 167 of CRPC, the maximum period of police custody of arrested person is 90 days, 60 days, 15 days या 7 days। जो 167 में आप पुलिस कस्टडी का ऑर्डर देते हैं, उस पुलिस कस्टडी में वो पर्सन कितने टाइम तक रह सकता है, मैक्सिमम पीरियड कितने टाइम हो सकता है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। कोई बच्चे बोलते हैं 90 डेज, ये 90 डेज में ना जुडिशियल कस्टडी की बात करी गई है, याद रखना। मैक्स टू मैक्स पुलिस कस्टडी अपनी 15 डेज की होगी, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 89, फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 167 क्लोज टू CRPC द पीरियड ऑफ 60 डेज और 90 डेज विल बी रिकॉन फ्रॉम द डेट ऑफ, यानी कि जो 90 और 60 डेज का जो पीरियड है, टाइम पीरियड, वो कब से काउंट किया जाएगा? पहला अरेस्ट, दूसरा प्रोटेक्शन बिफोर मजिस्ट्रेट, तीसरा आफ्टर पुलिस रिमांड एंड लास्ट फाइलिंग ऑफ चार्जशीट। तो याद रखना वो जो पीरियड स्टार्ट होता है ना, उसको काउंट कब से किया जाएगा? जब आप मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश कर देंगे, तब से हमारा टाइम पीरियड वो स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 90, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ एक्यूज्ड इन कस्टडी? 24 आवर्स, not exceeding 3 days, not exceeding 7 days, not exceeding 15 days। जो कस्टडी का ऑर्डर है जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पास करते हैं वो कितना कर सकते हैं मैक्स टू मैक्स? तो वो मैक्स टू मैक्स कर सकते हैं 7 डेज। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, द क्लोजर रिपोर्ट इन अ मर्डर केस कैन बी एक्सेप्टेड बाय
पहला मजिस्ट्रेट, दूसरा सेशन जज, तीसरा हाई कोर्ट एंड चौथा नन ऑफ द अबव। बताएं इसमें करेक्ट ऑप्शन। नॉर्मली तो कोर्ट ऑफ सेशन करती है, बट यहाँ पे क्या लिखा है, कैन बी, कर सकती है। कौन? मजिस्ट्रेट भी तो कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 92, इन व्हाट टाइम द इन्वेस्टिगेशन इन रिलेशन टू ऑफेंस अंडर सेक्शन 376 DA of IPC shall be completed from the date of information recorded by officer in charge of police station? पहला, within 6 months, within 3 months, within 2 months या within unnecessary delay। बताएं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 93, प्रोविजन रिगार्डिंग इंक्वेस्ट हैज बीन मेंशन्ड अंडर विच सेक्शन? 171, 172, 173, 174। तो इंक्वेस्ट रिपोर्ट लगाई जाती है कौन से सेक्शन में लगाई जाएगी? तो याद रखना सेक्शन 174। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन CRPC मजिस्ट्रेट हैज पावर टू इंक्वायरी इनटू द कॉज ऑफ डेथ? 176, 179, 276 या 76? तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 176 वाला सेक्शन। Question 95. A woman sold a minor girl to a prostitute in P city. Later, she was taken to M city, where the offense was detected. पहला ऑप्शन either P city or M city. Second, M city only. C, P city only as the offense was completed. And last, as per the order of High Court. बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि उसने क्या करा, उसने जो माइनर गर्ल थी उसको प्रोस्टिट्यूट के पास दे दिया, यानी ऑफेंस कहाँ हो गया? पी सिटी में ही कंप्लीट हो गया। ठीक, तो यही पूछा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 96, व्हाट डज द एक्सप्रेशन ट्रांजिट रिमांड डिनोट? यानी जो वर्ड है ट्रांजिट रिमांड, इससे आप क्या समझते हैं? पहला ऑप्शन है इट इज अ ट्रांसफर ऑफ prisoner from one jail to another. Second, it is a transfer of criminal case from one court to another. Third, it is for taking an accused by police from one state to another state. And last, it is for taking out of the accused from court to prison. बताए क्या करेक्ट ऑप्शन होगा 96 का? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। Next question, when forged document is in judicial custody, prosecution may be initiated on the complaint of prosecutor, court, advocate general, none of the above. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 98, अंडर सेक्शन 195 CRPC, कोर्ट इंक्लूड्स सिविल कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट या ऑल ऑफ द अबव? तो ऑप्शन है हमारा ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लेंट फॉर थ्रेटनिंग एनी विटनेस और पर्सन टू गिव फॉल्स एविडेंस मे बी मेड बाय witness or any other person, police, third court and last person authorized. तो याद रखना इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 100,
प्रोविजन रिलेटिंग टू द प्रोसिक्यूशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स इज गिवन अंडर सेक्शन 196, 197, 198 या 198A। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेक्शन 197। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सेक्शन 197 वाज हेल्ड कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। ठीक, पहला जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, नास फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एंड लास्ट क्वेश्चन सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। वन 197 सीआरपीसी का जो सेक्शन है उसको कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड किया गया था सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। क्वेश्चन 102, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस ऑफ डिफमेशन अंडर चैप्टर 21 आईपीसी कैन बी टेकन। पहला, ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, ऑन अ कंप्लेंट मेड बाय एग्रीड पर्सन, सू मोटो बाय कोर्ट, एंड लास्ट ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें है हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑन अ कंप्लेंट मेड बाय द एग्रीव्ड पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following sections session judge may take cognizance of any offence as the original jurisdiction without committal? Section 199 clause 2, section 190, section 201, section 193। तो याद रखना इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 199 क्लॉज 2। फॉर अ सेशंस कोर्ट to take cognizance of defamation committed against the governor of a state, the complaint must be made within dash from the date on which the offence is alleged to have been committed. 1 year, 3 months, 6 months, 3 years, 2 years। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 6 मंथ्स, क्योंकि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो परमिशन लेगा और उसको 6 महीने के अंदर अपना केस फाइल करना पड़ेगा, तो इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। When complaint is presented to magistrate and magistrate proceed to examine the complainant and witnesses, the magistrate पहला is conducting investigation, conducting inquiry, conducting trial, and last both B and C। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज कंडक्टिंग इंक्वायरी, राइट। Section 106, if complaint in writing is made to a magistrate who is not competent to take the cognizance of the offence, he shall dismiss the complaint, he shall punish the complainant, he shall decide the complaint, and he shall return it for presented to proper court with endorsement to that effect। ठीक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ सीआरपीसी मजिस्ट्रेट शैल डिसमिस द कंप्लेंट। कौन सेक्शन में कंप्लेंट डिसमिस होगी, 202, 201, 203 या नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी सेक्शन 203 में डिसमिस हो जाती है कंप्लेंट। व्हाट इज मेंट बाय पेटी ऑफेंस अंडर सेक्शन 206 क्लॉज 2 ऑफ सीआरपीसी। पहला, ऑफेंस पनिशेबल ओनली विद फाइन एक्सीडिंग 500 रुपीज। दूसरा, ऑफेंस पनिशेबल ओनली विद फाइन नॉट एक्सीडिंग 1000। थर्ड, ऑफेंस पनिशेबल फाइन नॉट एक्सीडिंग 2000, या लास्ट, ऑफेंस पनिशेबल विद फाइन नॉट एक्सीडिंग 5000। बताए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। criminal case can be committed to the court of session by judicial magistrate under section 209, 323, 324 या दोनों, ए और बी। तो कौन से सेक्शन में हम
कोर्ट ऑफ सेशन के पास केस कमिट करते हैं? बताएं। ज्यादा बच्चों को ये पता है 209 में कमिट करते हैं, बट याद रखना 323 में भी कमिट होता है, और इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो गया। In case of merge of complaint with police report, the procedure to be followed for trial shall be of complaint case, shall be of the case instituted on police report, shall be both as per convenience during the trial, या shall be one as directed by the magistrate। तो बताए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है 110th क्वेश्चन का? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। जब कंप्लेंट और पुलिस रिपोर्ट पे जो केस होते हैं, दोनों केसेस को जब मर्ज किया जाता है और इकट्ठा जब सुना जाता है, तो माना जाता है कि वो पुलिस रिपोर्ट पे केस स्टार्ट आपका हुआ है। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। एरर और ओमिशन इन फ्रेमिंग ऑफ चार्ज इज मटेरियल इन ऑल सर्कमस्टांसेस, shall we treat the trial? Second, is material only if it has been occasioned a failure of justice to accused. Third, is material and accused is liable to be acquitted. And last, not material even when accused was misled by such error। बताएं। याद रखना, एरर अगर चार्ज में हो रहा है तो वो तभी मटेरियल होगा अगर एक्यूज के साथ फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट। एडिशन और ऑल्टरेशन ऑफ चार्ज हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन? पहला सेक्शन 214, 215, 216, 218। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 216 में इस बारे में बात करी गई है। अंडर सेक्शन 219 ऑफ सीआरपीसी, ऑफेंस ऑफ सेम काइंड मींस when they are punishable with same amount of punishment. Second, when they are punishable under same section. Third, when they are punishable under the same section of IPC or any special local law with the same amount of punishment. And last, none of the above। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा सही है। खाली आईपीसी में नहीं, हम स्पेशल लोकल लॉ में भी देखेंगे कि उनका अमाउंट ऑफ पनिशमेंट सेम होना चाहिए। सेक्शन 114, which one of the following sections of CRPC provides for joint trial of several offenses? 224, 221, 222 या 223? बताएं। सेक्शन 223। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसीजर ऑफ ट्रायल held before court of session is provided in CRPC under सेक्शन 204 से 210, 220 से लेकर 224, 225 से 237, 238 से 245। सेशन ट्रायल कहां से कहां तक है? ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। Which of the following section of CRPC deals with discharge of accused by court of session? 239, 227, 245 या 390? सेशन ट्रायल में कौन से सेक्शन में एक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी सेक्शन 227 में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज, पहला इज नॉट ए जजमेंट, दूसरा is not a defense against fresh proceeding without fresh facts or better evidence, तीसरा take place after formal framing of charge, and last establishes innocence of accused। बताए क्या करेक्ट होगा? तो जो डिस्चार्ज का ऑर्डर है वो जजमेंट नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा।
डेट फॉर द प्रोसिक्यूशन एविडेंस इन सेशन ट्रायल शैल बी फिक्स्ड बाय सेशन जज इफ एक्यूज्ड। पहला, refuses to plead guilty, third, claims for trial, तीसरा, not convicted on plea of guilty, and last, all of the above। तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ पीसी इंडियन आईपीसी होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ आईपीसी डील्स विद एविडेंस फॉर डिफेंस। पहला, सॉरी, सीआरपीसी, which of the following section of CRPC deals with evidence for defense। पहला 264, 243, 237, 242। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा सेक्शन नंबर 243। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following offenses are not summarily triable। पहला ग्रीवियस हर्ट, दूसरा थेफ्ट while the value of stolen property is less than 200, थर्ड ऑफेंस अंडर सेक्शन 454 456 ऑफ आईपीसी, लास्ट अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 260। तो समरी ट्रायल कौन कौन से ऑफेंसेस में यहाँ पे नहीं होगी? तो किस में नहीं होगी? ग्रीवियस हर्ट। अगर किसी ने ग्रीवियस हर्ट कर दिया तो उसके अगेंस्ट आप समरी ट्रायल नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ सीआरपीसी मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास कैन कंडक्ट समरी ट्रायल। पहला 260, सेक्शन 261, दूसरा 262, तीसरा 263। तो सेक्शन 261 में ये पावर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच पनिशमेंट मे बी प्रोवाइडेड टू एक्यूज हु इज फाउंड गिल्टी अंडर समरी ट्रायल। पहला नॉट एक्सीडिंग 2 years, दूसरा नॉट एक्सीडिंग 1 year, तीसरा नॉट एक्सीडिंग 6 months एंड लास्ट नॉट एक्सीडिंग 3 months। तो कौन सा इसमें करेक्ट ऑप्शन है? तो याद रखना, समरी ट्रायल में आप मैक्स टू मैक्स पनिशमेंट दे सकते हो 3 महीने तक, 3 महीने से ज्यादा नहीं दोगे। तो इस वजह से हमारा जो लास्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोविजंस रिगार्डिंग प्ली बार्गेनिंग आर गिवन अंडर सीआरपीसी इन चैप्टर 19, ठीक, चैप्टर 19A, चैप्टर 22 या चैप्टर 22A। यहाँ पे है चैप्टर 21, चैप्टर 21A, चैप्टर 22 एंड 22A। इन चार में से आप करेक्ट ऑप्शन बताइए। ऑप्शन नंबर A, B, C, D। प्ली बार्गेनिंग कहां पर है? तो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज चैप्टर 21A ऑफ सीआरपीसी। क्वेश्चन नंबर 124, चैप्टर 21A रिलेटेड टू प्ली बार्गेनिंग अंडर सीआरपीसी वाज इंसर्टेड इन विच ईयर। ठीक, 2000, 2002, 2009 या 2006। प्ली बार्गेनिंग कौन से ईयर में इंसर्ट किया गया था? तो इंसर्ट किया गया था 2006 में। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ऑफ एक्यूज फॉर प्ली बार्गेनिंग इज रिलेटेड टू बार्गेनिंग ऑफ फैक्ट्स, बार्गेनिंग ऑफ चार्ज, बार्गेनिंग ऑफ सेंटेंस या ऑल ऑफ द अबव। जो हम प्ली बार्गेनिंग करते हैं किस लिए करते हैं? कि हमारे जो फैक्ट्स हैं केस में उसमें बार्गेनिंग की जाए, चार्ज में बार्गेनिंग की जाए, सेंटेंस में की जाए या सब में। तो याद रखना, प्ली बार्गेनिंग इज इक्वल्स टू बार्गेनिंग ऑफ सेंटेंस। ठीक, जो भी हमें लगता है कि हमें ये पनिशमेंट मिल सकती है तो हम कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी सजा कम कर दी जाए। यानी हम बार्गेनिंग कर रहे हैं किस चीज में? सेंटेंस में। जो हमें सेंटेंस मिलेगी इन फ्यूचर उसमें थोड़ी कम ही की जाए, तो इसलिए हम प्री बार्गेनिंग का कंसेप्ट को बोलते हैं बार्गेनिंग ऑफ सेंटेंस। The provisions of plea bargaining are applicable first to juvenile offenders, second appellate stage, third
where punishment is for more than 7 years and lasts after issuance of process under section 204. तो करेक्ट ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर डी. Section 127, appeal of the judgment of order under section 265F shall lie CJM कोर्ट में, सेशन जज, हाई कोर्ट, या कोई अपील लाई ही नहीं करेगी. तो याद रखना, अपील जो होगी उसकी कोई भी जो ऑर्डर जजमेंट पास किया जाएगा उसकी कोई भी अपील नहीं होगी. Under CRPC, who among the following is empowered to decide as to what would be the language of court? ठीक, कोर्ट की क्या लैंग्वेज रहेगी ये कौन डिसाइड करता है? पहला ऑप्शन स्टेट गवर्नमेंट, दूसरी गवर्नर, तीसरा हाई कोर्ट एंड लास्ट डिस्ट्रिक्ट क्रिमिनल कोर्ट. तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है स्टेट गवर्नमेंट. याद रखना, स्टेट गवर्नमेंट सारी कोर्ट्स की जितनी भी लैंग्वेज होती है वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, एक्सेप्ट एक कोर्ट को छोड़कर. किसको? हाई कोर्ट. ठीक, स्टेट में जितनी भी कोर्ट्स हैं सब कोर्ट्स की लैंग्वेज स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, बट हाई कोर्ट को छोड़ के. ठीक, 129 में इन समन्स केस एंड इंक्वायरीज मेमोरेंडम इज द ओनली. फर्स्ट ऑप्शन रिकॉर्ड ऑफ विटनेस, सेकंड रिकॉर्ड ऑफ एक्यूज स्टेटमेंट, थर्ड रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस एंड लास्ट रिकॉर्ड ऑफ ऑल स्टेटमेंट्स. ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस. Next question, under which section of CRPC there is a provision regarding recording of remarks respecting demeanor of witness? पहला 288, 280, 278 या 270? कौन सेक्शन बताया गया है? सेक्शन है 280. तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. Reports of certain government scientific expert is prescribed in which section of CRPC? ठीक, 292, 293, 291 या 294? करेक्ट ऑप्शन है इसमें 293. The provision proving conviction is envisaged in which of the following section of CRPC? 296, 297, 298, 299? कि आपकी जो प्रीवियस कन्विक्शन है एक्यूटल है उसको आप कहाँ प्रूव करोगे? 298 में. और 299 में क्या है कि जब एक्यूज नहीं है, एब्सेंट है, हम उसके एब्सेंस में एविडेंसेस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो है 299. 298 में है कि जो भी प्रीवियस कन्विक्शन और एक्यूटल था उसको आप कैसे प्रूव करोगे. सेक्शन 133, आई मीन क्वेश्चन 133, विच सेक्शन ऑफ CRPC रिलेट्स टू नेमो डेबिट बिस वेक्सरी प्रो एडम कोसा? सेक्शन 300, 297, 396, 298? करेक्ट ऑप्शन है इसमें सेक्शन 300. In which one of the following sections of CRPC provision for free legal aid is made? Section 301, 306, 304, 309? तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी. The provision of tender of pardon to accomplice is given in which section? Tender of pardon कौन सेक्शन में दिया जाता है? 265, 306, 280 या 289? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेक्शन 306 में टेंडर ऑफ पार्डन दिया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैन टेंडर पार्डन टू accomplice अंडर सेक्शन 306 ऑफ CRPC? CJM, MM, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या ऑल ऑफ दी अबव? टेंडर ऑफ पार्डन कौन से मजिस्ट्रेट दे सकते हैं? तो याद रखना ऑल ऑफ दी अबव इज करेक्ट. Under which section of CRPC court has discretionary power to summon any person as a witness? ठीक, सेक्शन 311, 319, 311 या 313?
तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए। सेक्शन 311 ऑफ सीआरपीसी, पहला ऑप्शन इज कन्फाइंड टू कोर्ट विटनेस, सेकंड डजंट अप्लाई टू डिफेंस विटनेस, third cannot be exercised after the accused has disclosed his defense, and last does not include accused as witness. जो 311 में जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, समन्स भेजे जाते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए कौन सा अप्रोप्रिएट आंसर है? तो याद रखना, एक्यूज को समन्स नहीं भेजे जाते 311 की प्रोसीडिंग्स में, ठीक है, एज अ विटनेस। Who may be directed to give specimen signature under section 311A of CRPC? Any person including accused person, only accused, any victim या only witness? तो याद रखना इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ CRPC accused person can himself be a competent witness? 315, 313, 300 या 317? तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए। Classification of compoundable and non-compoundable offences has been provided under CRPC in option A first schedule, option B second schedule, option C 321 CRPC या 320 CRPC? कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है? तो याद रखना 320 CRPC में कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल की बात करी गई है, फर्स्ट शेड्यूल में बात करी गई है बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस इज कंपाउंडेबल? इनमें से कौन सा ऑफेंस आपका कंपाउंडेबल है? तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव सारे ऑप्शंस करेक्ट है। 198 आईपीसी 403 और 298 आईपीसी में आप ऑफेंसेस को कंपाउंड करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस विद रिजल्ट इज, यानी अगर आपने ऑफेंस में कंपाउंड कराया यानी समझौता हुआ तो क्या होगा? एक्विटल माना जाएगा, डिस्चार्ज माना जाएगा, कॉम्प्रोमाइज माना जाएगा या कन्विक्शन माना जाएगा? बताओ 143 में क्या होगा? अगर कोर्ट में कंपाउंड हुआ, मतलब दो ऑफेंसेस में दो पार्टी के बीच में कंपाउंड हुआ, तो उसका जो इफेक्ट होगा वो एक्विटल माना जाएगा। कौन से सेक्शन बताया गया है? सेक्शन 320, ठीक। क्लोज क्वेश्चन नंबर 143, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस विद रिजल्ट इन एक्विटल, डिस्चार्ज, कॉम्प्रोमाइज, कन्विक्शन। तो अगर ऑफेंस में कंपाउंड होता है तो उसका इफेक्ट होता है हमारा एक्विटल, याद रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। क्वेश्चन 144, इन विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी देयर इज ए प्रोविजन ऑफ कोर्ट टू बी ओपन? किस सेक्शन में बताया गया है कि जो कोर्ट होगी वो ओपन कोर्ट होगी? 325, 327, 336 या 338? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 145, इन ए बेलेबल ऑफेंस द बेल इज टू बी ग्रांटेड एज अ मैटर ऑफ राइट। पहला बाय पुलिस ऑफिसर, बाय कोर्ट, थर्ड बोथ बाय पुलिस ऑफिसर एंड कोर्ट, एंड लास्ट बाय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 146, मैक्सिमम पीरियड फॉर विच अंडर ट्रायल कैन बी डिटेन्ड? पहला ऑप्शन इज डिसाइडेड बाय कोर्ट,
दूसरा, नॉट एक्सीडिंग द मैक्सिमम पीरियड ऑफ पनिशमेंट फॉर द सेड ऑफेंस. थर्ड, नॉट मोर देन हाफ ऑफ मैक्सिमम पीरियड ऑफ पनिशमेंट फॉर सेड ऑफेंस. एंड लास्ट, नन ऑफ द अबव. तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी. Next question, under which section of CRPC police officer can release an accused on bail in non-bailable offence? Section 336, 337, 436, 437. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कि नॉन बेलेबल में भी आप बेल दे सकते हो, डिस्क्रिशन है कोर्ट की. तो सेक्शन है वो 437. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडरिंग bail under CRPC, which factor are not relevant? पहला, probability of accused to abscond. दूसरा, gravity of offense. तीसरा, economic status of informant victim. And last, all of these. तो हमारा इस पॉइंट से तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन 149. द बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन. ये किस केस में कहा गया था? पहला, जोगिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. तीसरा, प्रीतम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. तीसरा, मोतीराम वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी. या फोर्थ, राजकुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन याद रखना, ये इंपॉर्टेंट केस है. मोतीराम वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश इस केस में बताया गया था. According to section 437A CRPC, the bond executed by the accused shall remain in force up to 2 months, up to 3 months, up to 4 months, या up to 6 months. तो बॉन्ड कितने टाइम के पीरियड तक के लिए इनफोर्स में रहेगा? तो अप टू 6 मंथ्स. ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है. Which courts will grant the anticipatory bail under section 438? एक तो याद रखना सेक्शन 438 में एंटिसिपेटरी बेल दी जाती है, और यहाँ पे पूछा है कौन सी कोर्ट देगी. पहली, हाई कोर्ट, सेशन जज या हाई कोर्ट, या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भी दे सकता है. तो एंटिसिपेटरी बेल हमारी सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट ही देती है अंडर सेक्शन 438. Next question, anticipatory bail under section 438 of CRPC can be invoked in case of. जो एंटिसिपेटरी बेल दी जाती है वो किस केस में दी जाती है? बेलेबल ऑफेंस में, या नॉन बेलेबल में, या दोनों में से, या लास्ट दोनों में कोई नहीं. तो याद रखना, एंटिसिपेटरी बेल हमेशा नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में ही दी जाएगी. बेलेबल में तो नॉर्मल बेल मिल जाएगी, वो आपका राइट हो जाएगा. Next question, order for disposal of property at conclusion of trial by criminal court, which is not correct. By destruction, by confiscation, delivery to any person claiming to be entitled to possession, या last, by declaration of title of any person to the ownership of property. जो हमारा सेक्शन नंबर 452 है, वहां पे जो ऑर्डर पास किया जाता है उस ऑर्डर में इन चारों में से क्या नहीं है? डिस्ट्रक्शन भी है, कॉन्फिस्केशन भी है, डिलीवरी भी है. अब ये जो टाइटल है, ये टाइटल सिविल कोर्ट थोड़ी डिसाइड करेगी, वो ये क्रिमिनल कोर्ट थोड़ी डिसाइड करेगी. ये राइट तो सिविल कोर्ट का बनता है. तो इस वजह से जो करेक्ट ऑप्शन है इसमें, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी ये इस बारे में कोई बात नहीं करी गई. इरेगुलरिटी बाय मजिस्ट्रेट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस विल नॉट विटिएट प्रोसीडिंग्स? पहला, मेकिंग एन ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस, demanding security for good behavior, tending pardon to accomplice, and last, trying an offense summarily. कि अगर इन चारों में से कोई भी प्रोसीडिंग मजिस्ट्रेट ने स्टार्ट करी और उनके पास राइट नहीं था, जुरिडिक्शन नहीं था, तो इन चारों में से किस में से अगर कोई भी राइट एक्सरसाइज कर लिया वो विटिएट नहीं होगा? तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टेंडिंग ऑफ पार्डन टू accomplice. सेक्शन नंबर 306. Last question, trial by court without jurisdiction is valid, is invalid, is irregular, या is unjust?
कि अगर विदाउट जुरिसडिक्शन कोई भी कोर्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देती है तो वो वैलिड माना जाएगा, इनवैलिड मान जाएगा, या इरेगुलर मान जाएगा, या अनजस्ट माना जाएगा। तो याद रखना वो एक इरेगुलर प्रोसीडिंग है। अंडर ये सेक्शन कहाँ पर है, 460 में भी बताया गया है और 461 में भी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम 155 तक करते हैं। यहाँ पे आपके सीआरपीसी के सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस फ्रॉम सेक्शन 1 टू 484 तक कवर हो चुके हैं। आप इस वीडियो को देखें और अपनी बेयर एक्ट को अच्छे से एक बार रीड करें, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और थोड़े बहुत आप अगर लेटेस्ट केस लॉज देख सकते हैं सीआरपीसी से रिलेटेड, तो वो भी एक बार पढ़ के चले जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।